आपके YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 14.6 शुरू करने जा रहे हैं और 14.6 के अंदर सबसे पहले मैं आपको छोटा सा बेसिक बताऊंगा। ये मैंने 3 टॉपिक लिख रखे हैं, टॉपिक वाइज क्लियर करते हैं, फिर हम सवालों को करेंगे। बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का जो समीकरण होता है वो आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये a x माइनस x1 प्लस b और y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। x1 y1 z1 ये आपके इस बिंदु से ये गुजरेगा, ठीक है। a b और c जो है यहाँ पे हम स्मॉल में लेंगे, यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c, इधर लेना है हमको। स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c जो है ये आपके दिक् अनुपात हैं। इसके बाद में बात करते हैं अंतःखंड रूप। तो इसका फॉर्मूला है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 1। यहाँ पर जो abc है ये थोड़ा अलग है। वहां पर तो दिक् अनुपात है, वो बड़े भी हो सकते हैं, बड़ा a बड़ा b बड़ा c भी ले सकते थे। छोटा a छोटा b जो सो है वो अक्षों पर काटे गए अंतःखंड है, अक्षों पर काटे गए अंतःखंड, आपको ये याद रखना है। तो दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, सवालों से ज्यादा समझ में आएगा। मूल बिंदु से लंब दूरी p को और समतल के लंबवत इकाई सदिश के रूप में समतल का समीकरण, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p। ये आपको ध्यान रखना है। r वेक्टर जो है यहाँ पर x i के प्लस y j के प्लस z के होगा। n जो है इकाई सदिश है, लंबवत इकाई सदिश है, तो ये लंब दूरी है, ठीक है बच्चों, इसको उतार लो। चलिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के लंब है। x अक्ष के तो लंबवत है और बिंदु 2, -1, 3 से गुजरता है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु x1 y1 और z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। abc क्या होंगे? दिक् अनुपात होंगे। अब चूंकि x अक्ष के लंबवत, x अक्ष के लंबवत हो तो दिक् अनुपात क्या होंगे? a का जो मान होगा 1 होगा, b 0 होगा, c 0 होगा। 1 0 0 इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे। यहां पर जब हम मान रखेंगे तो 1x माइनस, अच्छा x1 क्या है? बिंदु x1 y1 z1 क्या है सवाल के अंदर? 2 -1 और 3। तो बिंदु 2 और ये x का मान, x1 का मान 2 हो गया, प्लस b का मान 0 है, y -1 यानी +1 और प्लस c का मान क्या है आपके? 0 और z -3 इज इक्वल टू 0। ये पूरा 0 हो चुका है, तो x - 2 बराबर 0 आपकी क्या जाएगा? आंसर। ये आपका समतल का समीकरण है। क्लियर है? इसकी शॉर्ट लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 2, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष तथा बिंदु 3, 2, 4 से गुजरता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु x1 y1 और z1 से गुजरने वाले जो समतल आएगा उसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा? a x माइनस x1 प्लस कैपिटल ए ले लेता हूं मैं, यहाँ पे कैपिटल ए भी ले सकते हैं, ठीक है, प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0 होता है। अब हमको कौन सा बिंदु से चाहिए? कि सर वो बिंदु 3, 2, 4 से गुजरता है, से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तो a x माइनस 3 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z माइनस 4 बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। सुनना बच्चों, जैसे मान लो ये आपका अक्ष है, ठीक है, इस तरह से ये x अक्ष है,
y है और ये z है, ऐसे मान लेते हैं। अब ये जो समतल है इस टाइप से समतल होगा। तो ये जो समतल है ये हमेशा मूल बिंदु से भी गुजरेगा, x अक्ष से गुजरता है तो मूल बिंदु से तो गुजरेगा, क्योंकि समतल मूल बिंदु 0,0 से भी गुजरता है। जब मूल बिंदु 0,0 से गुजरता है तो यहां पर x1 y1 z1 की जगह 0 0 रखेंगे तो आपके पास आएगा ax माइनस 0, सॉरी x y और z इसके मान 0 रखेंगे यहाँ पे। तो यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे, भाई 0 0 से गुजरेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखोगे तो माइनस का 2b और यहाँ पर माइनस के 4c इक्वल टू 0, माइनस से इनको गुणा करोगे तो इस तरह से आ जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 2। विद्यार्थियों x अक्ष पर जो b का मान भी 0 होता है और c का मान भी 0 होता है, तो 3a बराबर 0 आ जाएगा इसमें रखोगे तो a का मान 0 आ जाएगा, और जब a का मान 0 समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो समीकरण नंबर 2 में जैसे ही रखोगे तो 3a का मान 0 रखा तो आपके पास में 2b प्लस 4c इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 2b बराबर -4c, तो b बराबर माइनस का 2c, d बराबर -2c तथा a बराबर जो 0 आया है इसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो a का मान तो 0 हो गया, x माइनस 3 प्लस b की जगह क्या जाएगा बच्चों, माइनस का 2c माइनस 2c y माइनस 2 और प्लस c z माइनस 4 बराबर 0। ये तो आपका 0 हो गया, इसको अंदर गुणा करोगे तो माइनस के 2cy और ये प्लस के 4c प्लस cz माइनस के 4c इक्वल टू 0, 4c से 4c कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 2cy प्लस cz बराबर 0, और c का भाग दोगे तो आपके पास माइनस 2y प्लस z बराबर 0। अगर आप इसका चिन्ह बदल दोगे तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो यह आपका क्या कहलाएगा, आंसर है। आप इसका इसमें सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3। एक चर समतल बिंदु PQR से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को बिंदु A, B तथा C पर मिलता है। प्रदर्शित करो कि निर्देशांक समतलों के समांतर A, B तथा C से गुजरने वाले समतलों के उभयनिष्ठ बिंदु का बिंदु पद ये होगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर मैं एक से तल बना लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर मैंने x मान लिया, यहाँ पे y मान लिया और यहाँ पे z मान लिया। आप x y z ऐसे भी मान सकते हो। यहाँ पर मैंने बिंदु A लिख दिया, उसने कहा है कि निर्देशीय अक्षों को बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C पर मिलता है। A के जो निर्देशांक होंगे वो A को 0,0 होंगे और B के जो निर्देशांक होंगे वो 0, B, 0 होंगे और इस C के जो निर्देशांक आएंगे विद्यार्थियों वो आएंगे 0,0 से। इनको मिला देते हैं। इस तरह का आपका समतल रहेगा, ये आपका मूल बिंदु है। तो जो समतल का जो समीकरण होता है अंतःखंड रूप में, ये अंतःखंड एक तरह से देखे जाए तो A, B और C ये अंतःखंड है। तो माना समतल का जो समीकरण है वो ये होगा x अपॉन A प्लस y अपॉन B बराबर प्लस z अपॉन C इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं ये अंतःखंड रूप में होता है और चूंकि जो समतल है वो बिंदु P, Q, R से गुजरता है, अतः यहां पर P बटा A प्लस Q बटा B और प्लस R बटा C इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं।
विद्यार्थियों यहाँ तक की बात हमने कर ली, ये इससे गुजरता है तो ये होगा, एबीसी पे मिलता है इस हिसाब से। प्रदर्शित करना है कि निर्देशांक जो है समतलों के समांतर, समतलों के समांतर ए बी सी से गुजरने वाले समतलों के उभयनिष्ठ बिंदु का जो बिंदु पथ आएगा वो ये होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये आपका वाई और ये जेड तल है, ठीक है। तो वाई जेड तल के समांतर, वाई जेड तल के समांतर तथा जो वाई जेड तल के समांतर आएगा वो कौन से इसके समांतर है, एक्स अक्ष के। तो ये एक्स अक्ष के बिंदु से गुजरेगा, तो वाई जेड तल के समांतर तथा बिंदु इसके समांतर की बात करें तो ये वाला है, यहां से आएगा समांतर, ऐसे ऐसे समतल आएगा, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर है भाई। वाई जेड तल के समांतर जो समतल आएगा वो इस टाइप से आएगा, वो कहां से गुजरेगा, बिंदु ए से गुजरेगा। बिंदु ए और उसके निर्देशांक क्या है, 0,0 से गुजरने वाले जो समतल का जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा, ए एक्स माइनस x1 प्लस वाई बी। अच्छा x1 क्या है, a, y1 क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 0 और c z माइनस 0 बराबर 0। x माइनस x1 उससे फॉर्मूले से लगाया। अब ये क्या कह रहा है, x अक्ष के जो दिक् अनुपात होते हैं, ये ABC है, वो क्या है, तो x अक्ष के दिक् अनुपात, x अक्ष से गुजरता है तो x अक्ष के दिक् अनुपात a बराबर 1 होता है, b बराबर 0 होता है, c बराबर 0 होता है, यानी 1 0 0 होता है। तो यहां रखेंगे तो 1 x माइनस a प्लस 0 y माइनस 0 प्लस 0 z माइनस 0 बराबर 0। तो x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो x का मान a आया। इसी प्रकार x बराबर कितना गया, a आया। इसी प्रकार अभी हमने कौन सा तल लिया था, y z तल लिया था। अब विद्यार्थियों अगर मैं तल चेंज करूं, तो तीनों तल के समांतर करना है हमको, तो अगर मैं तल को चेंज करूं और तल में मान लो इस बार x z ले लूं, x z तल के समांतर, तो कौन से बिंदु से गुजरेगा, y बिंदु से। इसी प्रकार x z तल के समांतर बिंदु b 0,b,0 से गुजरने वाले समतल का समीकरण सोल्व करेंगे इसमें। तो a x माइनस 0 प्लस b y माइनस b और c z माइनस 0। अब y x के जो दिक् अनुपात होते हैं तो y x पर 0 1 0 होते हैं, तो यहां रखोगे तो 0 ये 0 हो जाएगा और यहां पर जो है 1 आएगा, तो y माइनस b बराबर 0, तो y बराबर b आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर अपन देखें इस तल के समांतर, तो z बराबर c भी आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब इन मानों को मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं और हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। यहां रख देता हूं, इसको जगह नहीं होगा। समीकरण नंबर 2 से तो p अपॉन, अच्छा x बराबर a है तो a की जगह में क्या लिख सकता हूं, x प्लस q अपॉन b की जगह क्या लिख सकते हैं, y प्लस r अपॉन z बराबर 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, सवाल सिद्ध हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रिवर्स करके वापस समझिए, यहां पर समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए विद्यार्थियों, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से 60 इकाई की दूरी पर है और i इसके अभिलंब की तरफ इकाई सदिश। अच्छा, चूंकि हम जानते हैं कि मूल बिंदु से जो इकाई सदिश होता है वो इस टाइप से होता है, r वेक्टर n कैप इज इक्वल टू p, मैंने ऐसे बताया था। तो यहाँ पर n कैप तो क्या है, इकाई लंब सदिश है, और p जो है लंब दूरी है। तो आपको सवाल में मूल बिंदु से दूरी यानी लंब दूरी p का मान 60 दे रखा है, और n कैप जो इकाई सदिश है दिया है, यह आपको i कैप दे रखा है। तो यहां रखेंगे, अतः r वेक्टर डॉट i कैप इज इक्वल टू 7, यह आपका क्या रहेगा आंसर। ये समतल का सदिश समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन करेंगे।
चलिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर हो और उसके अभिलंब। तो 7 इकाई दूरी पर है, यानी कि P जो है आपका 7 इकाई हो गया, ये लंब दूरी आपको 7 इकाई दे दी। इसके बाद में n जो वेक्टर दे रखा है, इसमें n वेक्टर 6i प्लस 3j माइनस 2k। हमको इकाई सदिश चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में इकाई सदिश आता है और इसका फॉर्मूला होता है n के इस तरह से। तो 6i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट, इसका जो मापांक होगा ये तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो 6i प्लस 3j माइनस 2k के बटा में 36 प्लस 9 प्लस 4 यानी कि 49। तो 6i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन 49। तो ये 7 हो गया, 7 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। तो n एक कैप आ गया मेरे पास, चूंकि हम जानते हैं कि r वेक्टर n कैप इज इक्वल टू p होता है। तो r वेक्टर डॉट n कैप क्या आ गया 6 अपॉन 7 i कैप प्लस 3 अपॉन 7 j कैप, ऐसे कर सकता हूं मैं, माइनस 2 अपॉन 7 k कैप इज इक्वल टू 7, p की जगह 7। अब इसको ये भी आंसर है और इसके उधर ले जाएंगे तो भी आंसर है। आप इसको इसके स्लोप ले लीजिए 3j माइनस 2k कैप, इसको उधर ले जाता हूं मैं 49। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद 6 क्वेश्चन करेंगे ऐसे आप जरूर। चलिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर दो भाग है, 1 और 2 या लगा हुआ है। या का मतलब ये सवाल दोनों सेम है, इनका जो तरीका होगा बिल्कुल सेम होगा, बस लैंग्वेज का फर्क है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना है, ऐसा सवाल आएगा तो भी आंसर हमको सेम करके आना है, ये आएगा तो भी आंसर सेम करना है, बस ओनली लैंग्वेज का फर्क है। तो ऊपर वाली की लैंग्वेज क्या है, समतल के समीकरण r वेक्टर डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12k इज इक्वल टू 5, यह आपको दे रखा है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। विद्यार्थियों आपको जो रूप दिया होता है वो इस टाइप का होता है, ये हमने जाना था। यहाँ पर P जो है लंब दूरी होता है। अभी सवाल को अभिलंब रूप में परिवर्तित करो, पहले आपको अभिलंब रूप में परिवर्तित करना है, यानी कि इकाई सदिश के रूप में भी परिवर्तित करना है, और मूल बिंदु से लंब दूरी P ज्ञात करना है। यह आपकी लंब दूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इस रूप का नहीं है, ये जो आपको सदिश दे रखा है ये आपका इस रूप का है। तो सबसे पहले n वेक्टर को n कैप के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो हम यहां से देखें तो ये n वेक्टर हमारे पास 3i माइनस 4j प्लस 12k कैप आएगा, और अगर n कैप निकाले तो n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मॉड्यूलस, तो 3i माइनस 4j प्लस 12k अंडर रूट के अंदर इसका मापांक निकाले तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 3i माइनस 4j प्लस 12k अपॉन ये 9, 16 और 144, 9, 16, 144, 9 और 16 25 हो गए, और 25 और 144 169 हो जाएंगे, और 169 का क्या होता है अंडर रूट 13। तो यहाँ पे आ गया विद्यार्थियों 13। अब देखो विद्यार्थियों यहाँ पर 13 होना चाहिए था, अगर यहाँ 13 होगा तो यह विलंब रूप में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 13 बनाने के लिए समीकरण नंबर 1 में दोनों को 13 का भाग देंगे। तो जब दोनों 13 का भाग दोगे तो r वेक्टर जा का जा रहेगा, यहां पर आ जाएगा 3/13 i के माइनस 4/13 j के प्लस 12/13 k के, और इज इक्वल टू 5/13। अब r वेक्टर डॉट n वेक्टर p से तुलना करें तो लंब दूरी जो आएगी आपकी p बराबर 5/13 आ जाएगी। अभिलंब रूप में इसको परिवर्तित कर दिया। और इसकी अगर अपन दिक् कोज्याओं की बात करें, दिक् कोज्याओं की इसकी बात करें तो 3/13, 4/13, 12/13 इसकी दिक् कोज्या कहलाएगी। 3/13 कोमा माइनस 4/13 कोमा 12/13। अब सुनना विद्यार्थी ध्यान से, इसके अंदर या लगा के ये सवाल भी दे रखा है, तो 3x माइनस 4y प्लस 12z बराबर 5 दे रखा है। ठीक है विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था r वेक्टर
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। यहां पर इस आर कैप का मतलब एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। जैसे आप यहां पर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप रखोगे तो आई कैप से आई कैप गुणा हो जाएगा तो एक्स ही बचेगा, यानी कि 3x बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आर कैप की जगह में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप रखूं और फिर उसको अगर मैं ऐसे कैसे लिखूं, जो 3/13 आई कैप माइनस 4/13 जे कैप प्लस 12/13 के कैप है इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, तो विद्यार्थियों अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आई कैप से आई कैप मिल जाएगा, तो इस तरह से 3x आ जाएगा मेरे पास यहां से इस टाइप से। तो ये जो है ये सवाल और ये सवाल एक जैसा ही है, बस इसने x y z की फॉर्म में दे दिया, r वेक्टर हटा दिया, r वेक्टर नहीं लिया। इसने r वेक्टर दिया था क्योंकि ये सदिश रूप में है, इसमें r वेक्टर नहीं आया, ये x y z के रूप में आया। वो r वेक्टर का मतलब x i y z z के होता है, वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों सवाल सेम है। तो इस प्रकार से दिक् हो जाए 3/13 माइनस 4/13 और 12/13 और लंब दूरी 5/13 आएगी। इस तरह से आप इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो। सदिश समीकरण ध्यान रखना, सदिश समीकरण जो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर है, 4 इकाई दूरी पर है, इसका मतलब p का मान हो गया 4, p बराबर 4 इकाई। आपको दिक् अनुपात दे रखे, अभिलंब के दिक् अनुपात 2, -1, 2, ये दिक् अनुपात दे रखे हैं विद्यार्थियों। तो हम जो है वेक्टर फॉर्म के अंदर इन वेक्टर जो निकाले वो आपके 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप हो जाएगी। हमें फॉर्मूले में n इकाई की जरूरत पड़ती है, n कैप की। इसका फॉर्मूला है n वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मॉडुलस। तो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहां पर आ गया 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, 4 1 4 4 1 4 3 हो गए, 4 1 5 4 9 9 का वर्गमूल 3। तो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के अपॉन 3। चूंकि हम जानते हैं कि r वेक्टर n कैप इज इक्वल टू p होता है, फॉर्मूले में मान रख देंगे r कैप डॉट ये 2/3 ऐसे अलग अलग करके लिख देता हूं मैं, i माइनस 1/3 और j प्लस 2/3 और k, और p का मान कितना है 4। तो ये भी आपका आंसर है, उधर भी ले जा सकते हो आप 12 में। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। चलिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 8, समतल के समीकरण 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 इज इक्वल टू 0 के से समतल का अभिलंब समीकरण क्या करना है। सबसे पहले मैं 14 को उधर ले जाता हूं, तो 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू -14। उधर की साइड में मुझे पॉजिटिव रखना है, तो मैं सबको नेगेटिव से गुणा कर देता हूं पूरी चीज को। तो -2x प्लस का 3y माइनस का 6z इज इक्वल टू 14 इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है विद्यार्थियों, अभिलंब रूप के लिए हम क्या करें, अभिलंब रूप में हमको बदलना है। तो अभिलंब के लिए अभिलंब रूप के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसी का जो है अभिलंब रूप अगर हम निकाले तो -2x प्लस 3y माइनस 6z, इसके मापांक का अगर मैं भाग दूं एक तरह से तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो विद्यार्थियों -2x प्लस 3y माइनस 6z, ये 4 प्लस 9 प्लस 36, तो देखा जाए तो आपके पास -2x प्लस 3y माइनस 6z डिवाइड बाय 7 है। 36 और 9 45 और 4 49 का वर्गमूल 7। तो विद्यार्थियों अगर मैं यहाँ 7 का भाग दूं दोनों ओर, ये जो है आपका अभिलंब रूप है। तो ये आपको इसकी शकल अगर आप इससे मिलाओगे तो इसमें बटा में 7 चाहिए सर। तो हम क्या करें, इसमें समीकरण नंबर 1 में 7 का भाग दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 में 7 का भाग देने पर तो -2/7, इसमें पूरे में 7 का भाग दे रहा हूं, x
प्लस 3/7 वाई माइनस 6/7 जेड इज इक्वल टू यहाँ 2 आ जाएगा। 14 में 7 का भाग देंगे तो 2, और ये आपका क्या रहेगा आंसर। ठीक है, आप इसको इसमें सोल्व कर दीजिए। चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 13 है। लंब की लंबाई 13 है, इसका मतलब P = 13, और दिक् अनुपात आपको दे रखे हैं, दिक् अनुपात 4 - 3 और 12। तो इससे आपका n वेक्टर जो आएगा वो 4i - 3j और प्लस 12 के आ जाएगा। n के निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि इकाई सदिश की जरूरत पड़ती है हमको। तो n वेक्टर अपॉन n वेक्टर मॉड्यूलस इज इक्वल टू 4i - 3j प्लस 12k डिवाइड बाय रूट 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। विद्यार्थियों 4i - 3j प्लस 12 के हमने इससे पहले भी सोल्व किया था, तो हमारे पास 13 आएगा। याद है आपको? 16, 9, 25 और 144, 169 और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, तो 13 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम जानते हैं चूंकि r वेक्टर डॉट n इकाई इज इक्वल टू p होता है, और r वेक्टर का जो मान होता है अब जानते हैं, अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, और 4/13i माइनस 3j प्लस 12k इज इक्वल टू p का मान कितना दे रखा है 13, यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13। क्लियर है बच्चों? अब आपको क्या करना है, समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ये जो निकाला है हमने, ये आपका सदिश रूप में है विद्यार्थी, ये ध्यान रखना है, ये कहीं है सदिश रूप में। हमको x y z के फॉर्म में निकालना है। अब चूंकि हम जानते हैं कि r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk होता है, तो यहाँ रख देते हैं। तो xi प्लस yj प्लस zk और डॉट 4/13i माइनस 3/13j और प्लस 12/13k इज इक्वल टू कितना जाएगा 13 जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो i कैप से i कैप मल्टीप्लाई होगा, तो 4/13 एक साथ जाएगा और बाकी 0 हो जाएंगे। इसको इससे करेंगे तो ये y के रूप में आ जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। ऐसे ही इसके z के रूप में आ जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ लिखाऊंगा इसके बाद, तो कितना आ गया 4/13x माइनस 3/13y प्लस 12/13z इज इक्वल टू 13, और ये आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 बराबर 0 का इकाई अभिनव सदिश ज्ञात करना है। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 बराबर 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करें भाई, हम जानते हैं चूंकि r वेक्टर n कैप इज इक्वल टू p होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको r वेक्टर का मतलब xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप होता है। अब डॉट यहां पर कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से ये आया होगा, और फिर बराबर में 3 आया होगा p का मान। क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर सर i होगा, ताकि i इससे गुणा होकर के x आया होगा, प्लस j होगा यहाँ पे, तो इससे गुणा करके y आया होगा, प्लस यहाँ पर k होगा, तो i प्लस j प्लस k होगा यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? तो ये जो है आपका n वेक्टर है। हमने ये n वेक्टर निकाल लिया यहाँ से, i प्लस j प्लस k के। अब इसका अगर इकाई सदिश निकालो, क्या ये विलंब सदिश, तो क्या जाएगा n वेक्टर अपॉन n वेक्टर मॉड्यूलस, तो i प्लस j प्लस k अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो i प्लस j प्लस k के बटा में 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 1 3 हो गया, रूट के अंदर 3 आ गया, तो n कैप इज इक्वल टू 1/√3i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। इस प्रकार से आपका आंसर है। तो विद्यार्थियों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सवाल 14.6 के किए, और इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जाना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको 14.7 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।